पिछले 30 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस के जो भी कांस्टेबल के एग्जाम हुए हैं, एएसआई या एसआई या कंप्यूटर ऑपरेटर अर्थात यूपी पुलिस के जितने भी एग्जाम हुए हैं, उन सब में साइंस के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब तो ध्यान से देखिए। ये वीडियो आपके आने वाली परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, तो ध्यान से देखिए। आइए चलते हैं। तरंग प्रकृति वो डी ब्रोगली ने स्थापित की। आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, कणों की तरंग प्रकृति की परिकल्पना डी ब्रोगली द्वारा स्थापित की गई, जिसे डी ब्रोगली सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थों में तरंगों जैसी प्रवृत्ति होती है, तो अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति व्यवहार करता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? ये प्रश्न देखिए यूपीएसआई में पूछा गया 2017 में। तो चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? तो चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई टेस्ला है। टेस्ला को टी से प्रदर्शित किया जाता है। तो आपको यहाँ एक बात जान लेना आवश्यक है, जो सीजीएस पद्धति होती है उसके अनुसार ऊर्जा का मात्रक क्या है? अर्घ है। न्यूटन बल का मात्रक होता है, सबको पता है। तो यहाँ पर ये याद करना है कि 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का एसआई पद्धति में मात्रक होता है, ये भी याद करना आपको कि वेबर चुंबकीय फ्लक्स का एसआई पद्धति में मात्रक होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, सबको पता है। तो विद्युत धारा कहते किसे हैं? तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। 1 कूलाम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश को 1 एम्पियर धारा कहेंगे। 1 कूलाम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश को 1 एम्पियर धारा कहेंगे। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, ये यूपी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। तो द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो द्रवों का घनत्व मापने के लिए हम लोग पिक्नोमीटर का प्रयोग करते हैं, द्रवों का घनत्व मापने के लिए। तो अब यहाँ कुछ और बता रहा हूँ आपको। एनीमोमीटर से वायु वेग मापा जाता है। यूडियोमीटर से गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन मापा जाता है। पिक्नोमीटर से बता चुके हैं द्रव का घनत्व। वेवामीटर से मिट्टी का यांत्रिक गुण मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर ये पूछा गया उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2019 की शिफ्ट फर्स्ट में। शक्ति की भौतिक मात्रा अर्थात विमा पूछ रहा है शक्ति की। तो शक्ति की विमा निकालना है, तो विमा जब भी निकालना होता है तो हमेशा आपको पहले सूत्र आना चाहिए। तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय अर्थात P बराबर, P का मतलब पावर, तो W/T। ठीक है, अब शक्ति हो गया, तो शक्ति और W जो कार्य है, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन होता है। तो बल की विमा mLT इनवर्स 2 होती है और विस्थापन L है और T ये है। तो ऊपर का गुणा L और L का L स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वाला T ऊपर जाएगा तो एक और पावर बढ़ जाएगी, तो mL स्क्वायर T इनवर्स 3 हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना जरूरी है। यहाँ से आपको 2 विमाएँ मिल रही होंगी, बल की भी मिल गई है। बल की जब P पूछा जाएगा तो mLT इनवर्स 2 ये आपको याद रखना है। जो विमा होती है हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखी जाती है। और विस्थापन, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह में जाएंगे तो कुछ ना कुछ लंबाई तो कवर करेंगे, तो उसको L से लिख दिया जाता है। और समय हमेशा T से। ये मूल राशियों में निकाली जाती हैं विमाएँ। तो मूल राशियाँ कितनी होती हैं? 7। मूल राशियाँ 7 होती हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये यूपीएसआई में पूछा गया 2017 का है। 2017 में पूछा गया, दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है? किस लेंस के प्रयोग से दृष्टि वैषम्य को दूर किया जाता है? तो दृष्टि वैषम्य को जो हम लोग दूर करते हैं वो बेलनाकार लेंस से दूर करते हैं। अब देखिए दृष्टि वैषम्य क्या है। आंख के कार्निया में लेंस के अनियमित आकार से दृष्टि वैषम्य उत्पन्न होता है। यह दोष नेत्र में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर वक्रता में अंतर आ जाने के कारण उत्पन्न होता है। इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है, परंतु ऊर्ध्व दिशा में नहीं देख पाता। या फिर नेत्र ऊर्ध्व दिशा में देख पाता है तो क्षैतिज में नहीं देख पाता, अर्थात या तो क्षैतिज में देख पाएगा या तो ऊर्ध्व में। तो इसको दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है? तो फ्रैंक व्हिटल द्वारा जेट इंजन का आविष्कार किया गया था। ये पूछा गया प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2018 में। जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक व्हिटल ने किया था। जेट इंजन रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जेट इंजन रॉकेट सिद्धांत पर कार्य करता है, यह बात आपको याद रखना है।
अगला हमारा प्रश्न है, दांतों में वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सक कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो दांतों में वर्धित छवि को देखने के लिए जो दंत चिकित्सक होते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसी से संबंधित। आप देख रहे होंगे, दांतों में वर्धित छवि को देखने के लिए दांत के जो चिकित्सक होते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग करते बता चुके हैं। मोटर गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उसमें भी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जबकि उत्तल दर्पण जो होता है ये मोस्ट है यहाँ से इम्पोर्टेंट, गाड़ियों की जो साइड में लगा होता है वो उत्तल दर्पण लगा होता है, साइड वाला मिरर। ठीक है, स्ट्रीट लाइट में उत्तल इत्यादि क्वेश्चन आप ध्यान से लिख लीजिए। भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर कौन थे जिन्होंने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था? तो ऐसा करने वाले हमारे सीवी रमन जी थे। आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। सर सीवी रमन ने 1921 में लंदन में रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर आधारित अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया था। ध्वनि के कंपन और कार्यों पर भी इन्होंने अल्प समय तक कार्य किया था। इतना सब करने के बाद प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए, यही तो लाइन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार भौतिकी का इन्हें प्रदान किया गया था और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है इन्हीं की याद में। प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? ये इतना आसान क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, तो मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट में इसको डाल लीजिए। प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मापन करता है, दूरी की इकाई है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर आपको याद रखना है कि 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर, ये जरूर याद रखिएगा प्रकाश वर्ष। तो इसकी डिफिनीशन भी अगर हो सके तो आप याद कर लीजिए। जो प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, मतलब निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक साल या एक वर्ष में चली गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ये याद करिए, और दूरी का है, और इसके जो ये है वैल्यू, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर, ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? तो ऐसा करने वाले विक्रम साराभाई थे। तो 1966 में याद रखिए कि 1966 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला था। अगला हमारा प्रश्न है, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक अब ऑप्शन के हिसाब से 212 होता है, नहीं तो ऐसे होता है 211.95 फ़ारेनहाइट एक्चुअल। तो ऑप्शन में अगर 212 है या 211.90 है, 95 है, तो आप लगा देंगे उसको। और कुछ क्वेश्चन आइए देखते हैं इसी से संबंधित। तो जल का क्वथनांक जैसा मैंने बताया फ़ारेनहाइट में 211.95 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये तीनों आपको याद रखने हैं, अपना भला चाहते हैं पुलिस के एग्जाम में या अन्य एग्जामों में। और केल्विन में 373.127, अगर नहीं याद कर पा रहे हैं तो 374 याद कर लीजिए, काम चल जाएगा आपका। और या फिर 373 याद कर लीजिए, दोनों में से कोई भी ऑप्शन के हिसाब से काम कर दीजिएगा। और सेंटीग्रेड में ये तो लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन 99.947 डिग्री सेल्सियस लिखा है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके प्रयोग द्वारा हवा के बल और वेग को मापने में सहायता मिलती है? तो हवा का बल और वेग किससे मापा जाता है? तो हवा का बल और वेग जो होता है वो एनीमोमीटर से मापा जाता है, एनीमोमीटर। तो कुछ और हैं ये, आप ध्यान से देख लीजिए। स्पीडोमीटर, वाहन का वेग, जो गाड़ी में जो मीटर वाला जो कांटा होता है, किसी में गोल होता है किसी में चौकोर होता है, इसमें गिनती लिखी होती है कि कितनी स्पीड है गाड़ी की, तो वो स्पीडोमीटर होता है। फिर लैक्टोमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूध का विशिष्ट घनत्व। थर्मामीटर सबको पता है, ताप। एनीमोमीटर हवा का वेग। अगला हमारा प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है इसमें से, निम्न में से? तो इनमें जो लोहा, सिलिकॉन, कॉपर और सिरामिक है, इनमें से जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है वो है कॉपर, कॉपर अर्थात तांबा। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ देखते हैं कुछ और चीज़ें। तो तांबा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है अर्थात कॉपर। अब चांदी जो होती है तांबे से अच्छी सुचालक होती है, लेकिन चांदी होती है महंगी, महंगी होने के कारण सब लोग इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो भारत का जो प्रथम उपग्रह था वो आर्यभट्ट। कब भेजा गया था? ये भेजा गया 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था। तो इसका जो वजन था 360 किलोग्राम था। जो इसको भेजा गया था
सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से कॉस्मस यान द्वारा भेजा गया था। तो ये इतनी चीज़ें आपको याद रखना, डेट इसमें याद रखना, इसका वजन याद रखना है और किसके हेल्प से भेजा गया वो याद रखना है। सोवियत संघ के हेल्प से भेजा गया था। अब अगला प्रश्न है, ध्वनि मापक की इकाई को कहते हैं। तो ध्वनि मापक इकाई इस ऑप्शन से आप देख रहे होंगे डेसिबल ध्वनि का है। फ़ारेनहाइट अगर है तो ताप का हो जाएगा। न्यूटन सबको अभी पीछे बताया ही है, बल का मात्रक है। और कैलोरी, कैलोरी हमारा ऊष्मा का मात्रक है। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे? तो जो अंटार्कटिका जाने वाला प्रथम भारतीय दल था उसके प्रभारी थे डॉक्टर S.J. कासिम। ठीक, सैयद जहूर कासिम, तो ये थे। तो चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया था? किसका प्रयोग किया था रेफ्रिजरेटर में? तो रेफ्रिजरेटर में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। तो आइए और देखते हैं। रेफ्रिजरेटर को हिंदी में प्रशीतक कहते हैं, प्रशीतक। तो रेफ्रिजरेटर में वाष्पीकरण द्वारा ठंड उत्पन्न की जाती है, सबको पता है। इसमें द्रव के रूप में अमोनिया गैस का प्रयोग होता है तथा तांबे की एक वाष्पक कुंडली में फ्रियान गैस भरा होता है, फ्रियान, जो वाष्पीकृत होकर रेफ्रिजरेटर को ठंडक प्रदान करता है। अब ये प्रश्न आप देख रहे हैं यूपीएसआई मृतक आश्रित 2016 की एग्जाम में। क्वेश्चन पूछा गया, ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी है। तो एलईडी का पूरा नाम पूछा गया। तो एलईडी का पूरा नाम लाइट एमिटिंग डायोड है, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, तो इसमें और कुछ बातें हैं, देख देख लीजिए। प्रकाश उत्सर्जक डायोड जो एलईडी है एक अर्धचालक डायोड होता है, अर्धचालक डायोड होता है। अगला प्रश्न है, ये पूछा गया यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 में। बीएमआई की गणना के लिए सूत्र है बीएमआई। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास और इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मतलब शरीर, मास मतलब द्रव्यमान, इंडेक्स माने सूचकांक। तो शरीर द्रव्यमान सूचकांक, इससे ये चीज साबित होती है इस क्वेश्चन से। इस तरह के एक आधे क्वेश्चन एक आधा पूछा जाता है, पूछा ही जाता है वो। अब बीएमआई में ये देखा जाता है शरीर का भार उसके लंबाई के अनुपात में ठीक है या नहीं। बीएमआई का फार्मूला आप अपना भला चाहते हैं तो याद कर लीजिए। बीएमआई होता है वजन बटे लंबाई स्क्वायर, वजन बटे लंबाई स्क्वायर। वजन होना चाहिए किलोग्राम में, लंबाई होना चाहिए मीटर में। ठीक है, तो बीएमआई क्या हो गया, वजन बटे लंबाई का स्क्वायर। अब यहाँ कुछ कंडीशन दी गई हैं। मोटापा जब होता है तो मोटापे की कंडीशन 30 से 34.9 के बीच में होती है। जो सामान्य है, सामान्य आप याद कर लीजिए 18.5 से 24.9 अर्थात 25 तक। तो ये आपको याद रखना कि सामान्य कंडीशन यही है। आप लोग अपना चेक भी कर सकते हैं। ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 में पूछा गया है, शिफ्ट फर्स्ट में। तो आइए इसमें देखते हैं क्या है। अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया था। यह किस प्रकार का उदाहरण है? तो जब उसको 2 साल के लिए छुआ नहीं गया, हटाया नहीं गया, तो अपने आप तो भाग नहीं जाएगी, अर्थात वो फिक्स है। तो न्यूटन का आपने पहला नियम पढ़ा होगा कि जब तक कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर बनी रहेगी, गतिशील है तो गतिशील बनी रहेगी, जब तक उस पर फोर्स लगा के उसको उसकी अवस्था को बदला ना जाए। अगला प्रश्न है, मैं दीवार पर मारने के लिए गेंद फेंकता हूँ और वह वापस मेरे पास आ जाती है। तो ये किस प्रकार का उदाहरण है? तो आप जान रहे हैं अगर दीवार पर आप गेंद फेंक के मार रहे हैं, सामने दीवार है, यहाँ पर लड़ेगी तो वापस आएगी। तो यहाँ से आपने भेजा, क्रिया हुई, तो क्रिया से वापस आई, प्रतिक्रिया हो गई, प्रतिक्रिया से वापस आई है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का तीसरा नियम होता है। इस प्रकार के और भी नियम है, जैसे अब बंदूक है, बंदूक से गोली चलती है तो आदमी चलाने वाले को पीछे की तरफ धक्का लगता है। एक तो कारण ये है, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप जान लीजिए, अगर सबके पास तो बंदूक है नहीं, तो आप नदी या नाले में कहीं गए होंगे कभी ना कभी नाव वाव से। तो नाव में देखते हैं जैसे अगर कोई व्यक्ति बैठा है और अगर वो कूदने के लिए जब नाव से कूदता है तो नाव भी पीछे की तरफ चली जाती है, व्यक्ति आगे की तरफ चला जाता है। तो ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का ही नियम है। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे है, जो पूछा गया यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 में। परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है? बहुत आसान प्रश्न है, जिसको पता है वो जानता है कि जो परमाणु होता है, परमाणु का नाभिक, तो नाभिक के बाहर चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ये सबको पता होना चाहिए। और जो अंदर है, अंदर कौन होगा? अंदर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। जब बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा।
ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। और जो परमाणु होता है, परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक के केंद्र में ही रहता है। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे, डेसिबल इकाई किसकी है? तो डेसिबल अभी जस्ट बताया गया किसकी इकाई है? डेसिबल ध्वनि तीव्रता की इकाई है, बताया गया। कुछ क्वेश्चन आपको ये पढ़ने हैं यहाँ पर। तो डेसिबल तीव्रता तो है, इसे डीबी से प्रदर्शित किया जाता है, डीबी से प्रदर्शित करते हैं। मनुष्य के कान 0 डेसिबल से अधिक और 180 डेसिबल तक के शोर का सामना कर सकते हैं, लेकिन जो सामान्य बातचीत होती है, यही तो क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट है। सामान्य जो बातचीत है उसमें 60 डेसिबल तक होती है। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है, तो प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है कि ध्वनि क्या होती है? ध्वनि परावर्तित होकर के वापस आती है। सर्वोत्तम विद्युत चालक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन सा है? तो सर्वोत्तम विद्युत चालक है चांदी। ऐसी धातु है जिसमें ऊष्मा और विद्युत का प्रभाव आसानी से हो जाता है। ये थोड़ी देर पहले भी हमने आपको बताया कि चांदी सर्वोत्तम है, और चांदी के बाद तांबा, फिर एल्यूमिनियम और टंगस्टन। ये क्रम आप याद कर लीजिए, ज़्यादा फायदा रहेगा। चांदी, एल्यूमिनियम, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम और टंगस्टन, ये क्रम ही याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का स्रोत हमने पिछले जो वीडियो पढ़ाए हैं संगम सीरीज में, जिन लोगों ने अध्ययन किया है तो उन लोगों ने पढ़ा होगा कि सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। तो नाभिकीय संलयन मतलब दो हल्के बड़े नाभिक संलयित होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण कर देते हैं। तो इस क्रिया में अपार ऊर्जा निर्मुक्त होती, मतलब फ्री हो जाती है। ये आप फार्मूला याद करिए, ज़्यादा फायदे में रहेंगे। 1s2 + 1s2 बराबर 2He4 प्लस यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, रैंकर्स परीक्षा में आया था 2011 में। VLP वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किसके लिए किया जाता है? तो वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग होता है कुछ देर तक प्रकाशित करने के लिए किसी स्थान को प्रयोग किया जाता है, किसी स्थान पर। जब आप लोग भर्ती अगर हो जाते हैं तो भर्ती होने के बाद VLP का प्रयोग आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा। अगला प्रश्न है, अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो अन्वेषण के दौरान, जांच के दौरान जो तीनों चीज़ें हैं, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट, तीनों का यूज किया जाता है। ये भी यूपीएसआई में आया था। अन्वेषण के दौरान अपराधी सही बोल रहा है झूठ, इसका पता लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है पॉलीग्राफ टेस्ट, झूठ का पता लगाने में सहायक होता है। इसके अलावा ब्रेन मैपिंग में भी व्यक्ति के मस्तिष्क में संवेदनाओं को रिकॉर्ड करके सत्यता की जांच की जाती है। नार्को टेस्ट के माध्यम से झूठ और साथ ही साथ कोई अन्य व्यक्ति जानकारी छिपा रहा है तो वो जाना जा सकता है। तो तीनों विकल्प सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम है। यूनिट का क्या नाम है? तो भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम है कैलोरी। ये आप जान लीजिए। जो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है, और विद्युत सामर्थ्य का मात्रक हर्ट्ज है। विद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या है? हर्ट्ज है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि विद्युत सामर्थ्य का मात्रक हर्ट्ज है, जो विद्युत प्रतिरोध है उसका ओम है, और भोजन की ऊर्जा कैलोरी। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होगी? तो जो ध्वनि की गति होती है वो ठोस में सर्वाधिक होती है तथा गैस में सबसे कम होती है। ये बात आप जान लीजिए, ठोस में सर्वाधिक होती है और गैस में कम होती है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो ध्वनि की गति सर्वाधिक होगी वो किसमें होगी? बर्फ में। तो आइए कुछ और पदार्थों में जान लेते हैं कि इसमें कम किसमें ज़्यादा होती है। देखिए इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है। जो ध्वनि की चाल होती है माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। ध्वनि की गति ठोस में सर्वाधिक और गैस में न्यूनतम होती है। कुछ माध्यमों में दी गई है तो इसमें ध्यान से देख लीजिए। जो एल्यूमिनियम अगर ऑप्शन में है तो एल्यूमिनियम में सर्वाधिक होती है, और सबसे कम निर्वात में तो होती ही नहीं है। वायु में 332 मीटर पर सेकंड, सबको पता होना चाहिए। उसके अलावा आप कांच याद करिए, कांच, एल्यूमिनियम के बाद कांच, और ज़्यादा है नहीं। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं सरकारी नौकरियों में, तो कितना सारा कंपटीशन चल रहा है ये आप सबको पता है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको याद कर लीजिए। एल्यूमिनियम में ज़्यादा है, फिर कांच, फिर लोहा, तो उसके बाद पानी, और ये बर्फ। इतना तो पढ़ ही लीजिए। किस उपकरण का उपयोग मानचित्र पर दूरी मापने के लिए होता है? तो मानचित्र पर दूरी मापने के लिए ओपिसोमीटर का प्रयोग होता है।
तो ओपिसोमीटर इसे कर्वीमीटर या मेलोग्राफ भी कहा जाता है। इसे कर्वीमीटर या मेलोग्राफ भी कहा जाता है, इसको लिख लीजिएगा। कुछ जानकारी दी गई है, इसको ध्यान से पढ़िए। वह वेग जिससे किसी पिंड को बाहर फेंकने पर वह वेग जिससे किसी पिंड को बाहर फेंकने पर वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए, पलायन वेग कहलाता है। मतलब पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उससे अगर बाहर चला जाता है, उससे अगर बाहर चला जाता है, यहाँ एरिया अगर वो बाहर चला जाता है तो वो वेग क्या है, पलायन वेग है। इतनी स्पीड से फेंको तो स्पीड, ये पलायन वेग क्या है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि एक सेकंड में कितना फेंकना है, एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर चला जाए, इतनी स्पीड से फेंक दो। अगर आप इतनी स्पीड से फेंक सकते हैं या कोई मशीन इतनी स्पीड से फेंक दे किसी चीज़ को, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो एरिया है, इस एरिया से वो बाहर निकल के चली जाएगी और फिर पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आएगी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैस इनमें से नहीं पाई जाती? ये तो ऑप्शन दिए गए हैं। तो हाइड्रोजन में पाई जाती है, नाइट्रोजन में पाई जाती है, ऑक्सीजन में पाई जाती है। तो कौन सी गैस हमारी नहीं पाई जाती है? तो क्लोरीन गैस नहीं पाई जाती है हमारे वायुमंडल में, ये याद रखिए। चलिए इसका संगठन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो संगठन देखिए, जो पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई को लपेटने वाले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। तो पृथ्वी जैसे हमारी ये है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल है। पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल है। तो वायुमंडल है तो उसमें जो संगठन होता है गैसों का, देखिए क्या होता है। सर्वाधिक नाइट्रोजन है 78.08%, 78.08%। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है 20.90%। उसके बाद आर्गन है 0.93% और CO2 आपको याद रखना है 0.03%। यहाँ तक जो इतने हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको याद रखना ही पड़ेगा अगर आप अपना भला चाहते हैं। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, इतना जरूर याद कर लीजिए। बाकी इनके नाम आप याद कर सकते हैं, नियान, हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन। इसके अलावा मीथेन, क्रिप्टॉन, जेनान भी अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो प्रकाश की तरंग का सिद्धांत है वो हाइगेंस ने दिया था। जिन लोगों ने इंटर में साइंस पढ़ी है वो जानते हैं। तो प्रकाश की तरंग का सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था। कौन सा भारी जल है? तो कौन सा भारी जल है, सबको पता है, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम क्या है, भारी जल है। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। अब ऑप्शन वैसे ही थे, D2O भारी जल है। नाभिक, ये यहाँ से याद करिए, इसका उपयोग परमाणु नाभिकीय संयंत्रों में मंदक के रूप में होता है। परमाणु नाभिकीय संयंत्रों में मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग होता है। जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तब उसके अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब ताप बढ़ेगा तो अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, ये याद रखिए। अगला प्रश्न है, तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया था, तो उसका नाम पूछ रहा क्या है? तो उसका नाम है अप्सरा। अप्सरा उसका नाम है। तो अप्सरा जो था भारत का ही नहीं, एशिया का भी पहला परमाणु रिएक्टर था, जिसने वर्ष 2010 से कार्य करना बंद कर दिया था। तो यहाँ से ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से वायु दाब को मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर, पता ही है। जो क्रोनोमीटर है, जलयानों में सही समय का पता लगाने के लिए यूज होता है। अमीटर, अमीटर का जो प्रयोग होता है, अमीटर का प्रयोग होता है विद्युत धारा में। अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा में। और जो एनीमोमीटर है, एनीमोमीटर से हवा की रफ्तार मापी जाती है, अभी हमने शुरुआत में आपको बताया है।